Yes. So as we already seen in last lecture that there is a particular speed or speed limit, maximum speed limit, which can be with which the vehicle can travel along a turn, which actually depends on the coefficient of friction of the road surface. Then again, it depends on the radius of curvature of that road surface, and also it depends on gravity. Obviously, gravity के तो ऊपर तो वो depend करता ही है. यस. सो ये तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसको ही सेफ्टी स्पीड लिमिट कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज द सेफ्टी स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग अलोंग द प्लेन कर्व्ड रोड. देखो, प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल, कर्व्ड मतलब टर्न, मतलब सर्कुलर मोशन वाला, और रोड जो है तो उसके ऊपर जो भी. और हमने ये भी देखा था कि ऑलरेडी ये जो फॉर्मूला है v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, ये फॉर्मूला सिर्फ व्हीकल ट्रेवलिंग अलोंग प्लेन कर्व रोड के लिए ही नहीं यूज होता है, बल्कि वो फॉर्मूला तब उन सिचुएशंस में यूज होता है जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करता है. ठीक है. तो जब भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करेगा तो उस केस में वहां पे v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी ये फॉर्मूला लगेगा. और इवन हमने उसका एक दूसरा सिचुएशन भी देखा था जो कि प्लेन जो डिस्क होता है, ग्रामोफोन डिस्क, उसके ऊपर अगर सपोज हम कोई कॉइन रख देंगे तो वो कॉइन जो है वो स्लिप होने का मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है. ठीक है. तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, हाँ ठीक है ना, वैसे भी बोल सकते हैं द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी so that the coin can just remain on the surface, and the minimum angular velocity at which the coin just starts to skid. Okay. Yes. ओके. तो देखो ठीक से यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो उसमें ये देखा था कि कोई भी व्हीकल जब एक टर्न लेता है तो उस केस में उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करता है. ठीक है. यहाँ पे सपोज ये व्हीकल का क्रॉस सेक्शन है और ये सपोज रोड सरफेस है इस तरह से कर्व्ड. तो यहाँ पे एक तरफ जो फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर वो तो है फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको हम एफ एस बोल सकते हैं. और दूसरी तरफ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज एफ सी हियर. सो द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड is simply that fc is actually equal to fs. ठीक है. where fc is actually equal to mv square upon r, right, which must be equal to mu times of m into g, so that gets cancelled and we'll be left with v is equal to root of mu rg. Here we can just say that this safety speed limit actually is directly proportional to the square root of coefficient of friction, number one thing. The second thing is that the velocity of our safety speed limit is directly proportional to the square root of radius. And this third one is that the safety speed limit is also डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी हियर. अभी चलो चलो ठीक है, ये ग्रेविटी तो चलो कांस्टेंट ही है, वो सिर्फ बदलेगा जब हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे. ठीक है. अगर प्लैनेट बदलता है तो ग्रेविटी बदलेगा, बाकी अदरवाइज ये ग्रेविटी बदलने का कोई वैसा चांस नहीं है. बट रेडियस जो है वो भी कंस्ट्रक्शन के टाइम ही बदला जा सकता है. जब रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो रोड हमको ऐसा बनाना है या ऐसा बनाना है, तो वो हम कंस्ट्रक्शन के टाइम ही डिसाइड कर सकते हैं. इसलिए रेडियस भी ज्यादा इतना हमारे हाथ में नहीं है. तीसरा बचता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. जो कि रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द रोड, तो जो जिसके ऊपर ही वेलोसिटी सेफ्टी स्पीड लिमिट जो है बढ़ता है, डिपेंड करता है. अभी अगर हमको सेफ्टी स्पीड लिमिट को बढ़ाना है तो उसके लिए देखो, ग्रेविटी को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, दैट इज नॉट इन आवर हैंड. अगेन रेडियस इज इन आवर हैंड बट इट इज एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली. ठीक है. बट अगेन इट इज नॉट इन डायरेक्टली इन आवर हैंड, वी कैन नॉट चेंज इट टाइम टू टाइम. But this coefficient of friction is actually something which you can control. ठीक है. तो यहाँ पे coefficient of friction जो ऐसा एक चीज है जो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं. सो सेफ्टी स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये अगर प्लेन अगर रोड है तो एक ही ऐसा ऑप्शन हमको बचता है कि इंक्रीज द coefficient of friction of that surface. तो जिसके लिए जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जितना ये रोड सरफेस रफ किया जाएगा उतना वो अच्छा है. इसीलिए तुमने देखा होगा कि कभी कभी रोड के सरफेस पे इस तरह के ग्रूव्स मार्क करके रखे हुए होते हैं ताकि वो सरफेस जो है वो रफ रहे
और ऐसे रफ सरफेस पे जाने से क्या होता है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्चुअली इंक्रीज हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे सेफ्टी स्पीड लिमिट भी इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स वी कैन जस्ट इवन पास ओवर दिस रोड सरफेस इवन वी आर गोइंग अलोंग द विथ हाई स्पीड। तो हाई स्पीड पे जाने के बाद भी हम सेफ रह सकते हैं अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इट इज नॉट रिलायबल एक्चुअली। ये कोई रिलायबल चीज है ही नहीं, क्योंकि देखो what we mean by this here, it is not reliable, is that it is different at different situations। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो एक्चुअली अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन will actually be equal to 0.8 for a dry surface, dry road, okay। तो अगर सपोज ये रोड ड्राई है तो उस केस में वो 0.8 बनेगा, लेकिन द सेम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन may become almost 0.3 for a wet road surface, ठीक है। वेट मतलब अभी सपोज यहाँ पे वेट होने का रीजन क्या हो सकता है, एक तो बारिश है कि नहीं, क्योंकि जब बारिश होता है तो अगर सपोज रेन आता है तो रेन के पानी की वजह से एक लेयर फॉर्म हो जाता है रोड सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया वो। तो ऐसे केस में हम ये समझ सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना कम होने की वजह से देयर इज अ डेंजर ऑफ गेटिंग द व्हीकल थ्रोन ऑफ, ठीक है। इवन इफ वी आर मूविंग at a speed which is less than the critical less than the safety speed, but still the vehicle is in the danger of getting thrown off, and that's why this coefficient of friction is supposed to be unreliable, ठीक है। ये उसका मतलब होता है। इवन नॉट ओनली इन द रेनी सीजन ओनली, बट इवन इन द समर सीजन ऑल्सो, इफ सपोज सम ऑयल जस्ट स्प्रेड्स फ्रॉम द व्हीकल्स, ठीक है, कोई व्हीकल की वजह से अगर ऑयल गिर जाता है रोड पे, तो ऐसे केस में भी वो रोड सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो फिर से घट के इस तरह से 0.8 से 0.3 या 0.2 के आसपास भी चला जाता है। तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि ये जो व्हीकल है इट इज नॉट एट ऑल सेफ in moving on along the roads curved surface of the road। तो in order to ensure safety we must have some alternative arrangement। तो ऐसा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हमको यहाँ पे करके रखना है जो जिससे अगर सपोज ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मान लो जीरो भी अगर हो जाए, मान लो जीरो हो गया, नो फ्रिक्शन एट ऑल, स्टिल वी वांट टू बी सेफ ऑन ट्रेवलिंग एंड दैट रोड। तो उस रोड पे हमको अगर सेफ रहना है, बिना फ्रिक्शन के सेफ रहना है, मतलब फ्रिक्शन ना भी हो तो भी अगर हम सेफ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, ओके। And basically this is the necessity of banking of roads। what is banking of roads, you can just see here in the diagram। तुमने कभी कभी रोड्स जो है वो देखे होंगे इस तरह से, ये देखो, यस, ये इस टाइप का रोड सरफेस देखा है कभी तुमने? जब हम पहाड़ी वाले जो रास्ते हैं तो उनमें से जब जाते हैं, पहाड़ के अंदर जो रास्ते खोदे जाते हैं उसमें जब जाते हैं, तो वहां पे हम काफी बार ऐसा देखते हैं कि जहाँ पे भी टर्न आता है, ये देखो यहाँ पे टर्न आ गया, तो उसमें ये रोड का सरफेस देखो हॉरिजॉन्टल है क्या? बिल्कुल नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं है वो। हम ये क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल अगर होता तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये जो सरफेस है रोड का वो थोड़ा टिल्टेड है, इस तरह से देख सकते हो ठीक से, टिल्टेड। और वो भी कैसे टिल्टेड है देखो, अगर व्हीकल इस तरह से टर्न लेने वाला है तो उसका जो आउटर एज है, तो वो आउटर एज यहाँ पे इस तरह से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ऊपर होना चाहिए, हाइट पे होना चाहिए इस तरह से, ताकि ये जो व्हीकल है वो इस तरह से हमको दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन उसका जो है वो ऐसा दिखाई देगा। दैट मीन्स द व्हीकल विल नॉट पास जस्ट horizontally, but it will just pass at a tilted like this। yes, Prashant is saying that I have seen it, this is in the rail tracks। yes, रेलवे ट्रैक्स पे भी ऐसा ही किया जाता है। जब मोस्टली जब रेलवे टर्न लेता है तो वहां पे टर्न पे जो आउटर रेल है, ये आउटर रेल हमेशा इस तरह से ऊपर के लेवल पे रखा जाता है, और जो लोअर इनर रेल जो है वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे रखा जाता है, ताकि उनके दोनों के बीच में एक कुछ ना कुछ एंगल रहे, और इस तरह से इस सरफेस जो है रोड का
वो रोड का सरफेस एक्चुअली किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइंट करके रखा जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल पे इंक्लाइंट करके रखा जाता है, और दिस एंगल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एंगल ऑफ बैंकिंग. रिमेंबर, this is actually called as the angle of banking, and the process in which this road surface is just tilted up to this angle theta here is actually called as the banking of roads. अभी देखो, बैंकिंग का मतलब वो नहीं कि चेकबुक निकालना या पैसा निकालना या डिपॉजिट करना वगैरह, वो बैंकिंग, वो बैंक अलग है. यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब, बैंकिंग का मतलब क्या है? बैंकिंग का मतलब है इस रोड सरफेस को हॉरिजॉन्टल ना रख के इस तरह से टिल्ट करना, ठीक है, किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइन करके रखना, ताकि व्हीकल उसके ऊपर से पास होने के बाद इस तरह से वो इंक्लाइन पे जाए, मतलब इस तरह से वो टेढ़ा होके जाए. ठीक है, जो कि हम यहाँ पे डायग्राम पे देख रहे हैं. ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम क्लियर देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो व्हीकल यहाँ पे जाएगा तो इस तरह से टेढ़ा होके जाएगा. और अगर वही बात अगर यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे जब जाएगा इस तरह से, जब टर्न लेगा तो वह व्हीकल ऐसा रहेगा, देखो उल्टा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ वो अभी उल्टा एंगल करेगा. ये एंगल अभी यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग कहलाएगा, जिसमें ये आउटर एज जो है वो यहाँ पे ऊपर लिफ्टेड है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से ये आउटर एज हमने ऊपर लिफ्ट करके रखा है, क्योंकि अभी यहाँ पे व्हीकल जो है वो इस तरफ टर्न लेने वाला है. तो हमेशा क्या किया जाता है कि जो लोअर एज जो है वो, इनर एज जो है वो हमेशा लोअर लेवल पे रखा जाता है. दिस इज द इनर एज, so it is at the lower level, but this is the outer edge, we can call it as the outer edge, and this will be actually at the higher level. तो हमेशा अभी इसमें अगर ऐसे अगर टर्न हो रहा है तो उसमें इनर एज कौन सा हो गया? ये देखो ये हो गया एक्चुअली इनर एज, बोल सकते हो ऐसा, दिस इज द इनर एज एंड इट इज एट द लोअर लेवल, राइट है. और दिस इज द आउटर एज, ओके, दिस इज आउटर एज एंड विच इज एट द हायर लेवल ऑल्सो. तो इस तरह से हम देख सकते हैं. नहीं नहीं, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड्स. वी कैन ऑल्सो सी दिस हियर इन द अनदर डायग्राम. ये डायग्राम में भी तुमको ऑलरेडी क्लियर कट दिखाई देगा कि जब ये व्हीकल ऐसे टर्न करेगा, ओके, ये मतलब ये राइट साइड में जब टर्न करेगा तो उस केस में इस तरह से वो सरफेस रोड का होगा, और जब वो इस तरह से इस तरफ टर्न कर रहा होगा तो सरफेस ऑफ रोड विल बी एट ऑपोजिट लाइक दिस, तो वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा. तो ये हम समझ सकते हैं दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द बैंकिंग ऑफ रोड्स. ओके, तो ये अच्छी तरह समझो. इवन यू मस्ट हैव सीन दिस इन रेसिंग ट्रैक्स. रेसिंग ट्रैक्स में तो इतने बड़े एंगल से रोड बैंक किया जाता है जो ऑलमोस्ट 45 से भी ज्यादा है, देख रहे हो ठीक से, 45 से भी ज्यादा एंगल से वो बैंक किया जाता है. जो यहाँ पे जब ये व्हीकल जाएगा तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे वो इंक्लाइंड रहेगा. ऐसा उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है या उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन है या उसका जो परपेंडिकुलर है इस व्हीकल का, वो एक्चुअली इस तरह से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड रहेगा वर्टिकल के साथ. ये भी हम समझ सकते हैं आराम से. तो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज एक्चुअली कॉल्ड एज द बैंकिंग ऑफ रोड्स. ये एक्चुअली जनरली नॉर्मली हाईवे पे नहीं किया जाता है ऐसा कभी भी, क्योंकि अगर सपोज कोई व्हीकल जो है वो बहुत स्लो स्पीड से अगर जाने लग जाए तो वो इस तरफ फिसलने के भी चांसेस होते हैं, नीचे फिसलने के भी चांसेस होते हैं. जैसे अगर कोई लोडेड ट्रक है और वो ट्रक अगर इस ऐसे रोड के ऊपर अगर चला जाए जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंट है तो वो ट्रक तो पलटी हो जाएगा, है कि नहीं. ये देयर इज अ चांस दैट द ट्रक विल जस्ट ओवरटर्न, and in order to avoid all these things, the this type of banking is never done on the highways, but it is only done on the racing tracks where the vehicles are moving at a very very high speed, maximum speed. वहां पे रेसिंग ट्रैक में तो कोई ऐसा सवाल नहीं होता है कि कोई स्लो जा रहा है, स्लो तो किसको जाना ही नहीं होता है. इसीलिए वहां पे ये जो है एंगल ऑफ बैंकिंग ऑलमोस्ट 45 या 45 से भी ज्यादा हुआ करता है. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड why the vehicle traveling along this banked road is more safe than the vehicle which is traveling along the plain road. अब देखो प्लेन रोड के बारे में हमने ऑलरेडी देखा कि there is only one factor which is controlling the safety, that is the coefficient of friction, correct है, which is denoted by mu here. और coefficient of friction अगर कम हो गया कैसे भी करके, रेनी सीजन की वजह से या ऑयल की वजह से
कैसे भी करके अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ये सेफ्टी स्पीड लिमिट कम होने वाला है, विच विल जस्ट रिड्यूस आवर सेफ्टी, ठीक है, विच विल बी वेरी डेंजरस because the vehicle will be in the danger of getting thrown off, and in order to avoid all these things the banking of roads is done, ठीक है। तो यहाँ पे रोड का बैंकिंग किया जाता है, मतलब देखो ठीक से, अभी व्हाट डू मीन बाय द बैंकिंग ऑफ रोड्स, किसी रोड को बैंक करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है हमको, तो वो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे ठीक से। सपोज देयर इज अ व्हीकल एंड सपोज इट इज yes, suppose this is the vehicle which is traveling along this plane banked road which is banked at an angle of theta here, okay। तो अभी रोड का जो सरफेस है तो वो हो सकता है ऐसा हो, ये देखो इस तरह से, okay, this is the another edge which will be like this, yes। So here we can just see that the अब यहाँ पे बैंकिंग होने की वजह से क्या होगा कि ये जो सरफेस रोड का जो सरफेस है तो वो इस तरह से टिल्ट करके हमने रखा हुआ है, थीटा इतना एंगल पे टिल्ट करके रखा है। अभी 2 मिनट के लिए हम ये एज्यूम कर लेंगे कि सपोज फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, ओके। वैसे तो अभी एक्चुअली कभी होता नहीं है, बट जस्ट द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस विल अंडरस्टैंड दैट द फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो उसमें देखो हम यहाँ पे डायग्राम जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, this is the horizontal line and this is going to be the surface of the road here, okay। And suppose that the center of mass of the vehicle is just denoted, suppose ये center of mass जो vehicle का है वो suppose यहाँ पे है, this is the center of mass of the vehicle, okay। Let us assume it here, okay। ये जो है ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अभी इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं वो एक बार लिस्ट आउट कर सकते हो। देखो सबसे पहला फोर्स उसके ऊपर जो काम कर रहा है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, that is the weight of the vehicle here which is going to be acting in the downward direction, we can just represent it by the blue colored arrow here, okay। ये जो ब्लू कलर का जो एरो है वो यहाँ पे mg रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा और एक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग द suppose green colored arrow which will be the normal reaction due to the surface of the road here। ये सरफेस रोड का जो सरफेस है वो एक्चुअली इस टाइप का नॉर्मल रिएक्शन इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो कि इस रोड सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ये देखो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन which is provided by the road surface which will be actually denoted by capital N here, okay। Capital N is going to be the normal reaction, yes। And now the third force we can just draw here is nothing but the, yes, the centrifugal force which is actually acting along the radius and away from the center of this circle here, क्योंकि अभी देखो center of circle is going to be at this point somewhere here or away from this here, तो इसलिए यहाँ पे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, जिसको हम FC से डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी FC हियर, यस, ओके। अभी इन तीनों के बीच में टाई अप कैसे होगा, तो उसके लिए हमको ये समझना होगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है this normal reaction has to be actually resolved into two different components, one of which must be vertical and other one must be horizontal, ठीक है। तो ये जो उसका कंपोनेंट है तो ये बनेगा एक्चुअली वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसका तो उसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो we have resolved this normal into two components, one of which is vertical and other one is going to be horizontal like this here, okay। तो अभी इसमें क्या है ना, ये जो एंगल है ये एंगल भी एक्चुअली थीटा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो
दिस इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और रोड का सरफेस, इन दोनों के बीच में का जो एंगल है तो वो यहाँ पे थीटा है, बराबर। तो सपोज वी ड्रॉ द सरफेस ऑफ रोड लाइक दिस, ठीक है, तो ये थीटा एंगल है। ओके, अभी अगर इमेजिन करो कि ये जो वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल मतलब क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड। ओके, और एट द सेम टाइम द नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द रोड विल बी लाइक दिस, ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझो यहाँ पे ठीक से कि द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस, यहाँ पे जो एंगल इन दोनों की लाइंस के बीच में का जो एंगल है, ये देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, वो एंगल एक्चुअली इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी उतना ही होगा। तो अभी देखो इसको परपेंडिकुलर कौन है, ये है, और इसको परपेंडिकुलर कौन है, ये है। तो अभी इन दोनों के बीच में का एंगल इन दोनों के बीच में का एंगल के बराबर होगा जरूर। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर जरूर होगा। तो दिस लॉजिक can be used here so as to say that this angle theta is going to be appear here as it is। तो मतलब अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये दोनों एंगल्स थीटा हो गया तो उस केस में ये वाला जो कंपोनेंट है उसका नॉर्मल रिएक्शन का, तो वो एक्चुअली n cos थीटा बन जाएगा। क्योंकि जब भी हम रिजॉल्व करते हैं तो हम ये जानते हैं कि एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा n cos थीटा के बराबर होता है, और जो दूसरा वाला का जो कंपोनेंट है तो वो एक्चुअली n sin थीटा रहने वाला है। सो दिस विल एक्चुअली बी n sin थीटा इन दिस वे। ओके, तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे हमको मिले हैं, तो इनके बीच में अगर हम इक्विलिब्रियम अगर स्टैब्लिश करेंगे तो उसमें पता चलता है कि ये जो ऊपर के डायरेक्शन में काम करने वाला जो कंपोनेंट है n cos थीटा will actually be just balanced by this component which is acting in a downward direction, that is mg here. We can just equate them here so that we can just get that this n cos theta is actually going to be same as mg. Okay, this is one of the equations. And if we just equate the horizontal components here, तो horizontal direction में अगर देखेंगे तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में जो काम करने वाला कंपोनेंट है वो एक्चुअली राइट डायरेक्शन में काम करने वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, एग्जैक्ट इक्वल होगा। ये कंडीशन हमको यहाँ पे यूज करना है, जिससे हमको एक दूसरा इक्वेशन मिल जाता है जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज n sin थीटा, that is the horizontal component of the normal reaction is actually going to be equal to fc, where fc is nothing but actually mv square upon r। ये तो ऑलरेडी हमको पता है, तो अगर हम यहाँ पे रख देंगे उसको तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा mv square upon r। करेक्ट है? yes, this can be supposed to be equation number 1 and this can be supposed to be equation number 2, so that we can just divide these two equations here. So if we just divide the equation number 1 by 2, then we will be able to get this n sin theta upon n cos theta here on the LHS, which is actually going to be equal to mv square upon r upon mg here in the denominator, so that this m actually gets cancelled here and n also gets cancelled here in this case, and this sin theta upon cos theta, we already know that it becomes tan theta, right? And hence we can just write this as tan theta, and hence we can just get this as v square upon, ये r जो है वो इस g के साथ यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा rg as it is. So this will be actually the formula for finding this angle of banking, from which we can just find out theta as tan inverse of this v square upon rg. Correct है? And even from this formula only we can just express this v in terms of rg, as v square will actually become equal to rg into tan theta. Correct है? So that we can just get that this v is actually equal to root of rg into tan theta. That's all. So in this way we have got the another formula for a safety speed limit in case of a vehicle traveling along such a banked road. तो ये banked road के लिए safety speed limit हो गया, ठीक है? Banked road मतलब the road which is banked at some angle theta, or the road which is inclined at some angle theta with the horizontal, so that its outer edge is going to be at the higher level than the inner edge. Okay, this is called as the angle of banking, and this is called as the formula for safety speed limit on a banked road.
and this is going to be the formula for angle of banking itself. Okay, अभी अगर हम सपोज कंपेयर करते हैं, देखो ठीक से, जो कि पहले हमने जो देखा था कि अगर कोई व्हीकल इस तरह से अगर नॉर्मल रोड के ऊपर अगर ट्रेवल करता है, तो उसके ऊपर जो है उसके लिए सेफ्टी स्पीड लिमिट का फॉर्मूला क्या बनता है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, ये फॉर्मूला बनता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्हीकल इस तरह से बैंक्ड रोड पे अगर ट्रेवल करता है, सपोज दिस रोड इज बैंक्ड एट सम एंगल थीटा, and suppose the vehicle is traveling along that banked road like this here, then we can just get that the safety speed limit actually is going to be equal to the root of r g tan theta। अभी देखो यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि वेलोसिटी जो है, सेफ्टी स्पीड लिमिट जो है बैंक रोड पे, वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करता है रूट ऑफ आर, दैट इज रेडियस। दूसरा इट डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ tan थीटा, एंड तीसरा चीज जो है वो है कि डिपेंड करता है रूट ऑफ जी पे, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ठीक से, तो वेलोसिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ आर, दैट इज नंबर वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट द वेलोसिटी ऑफ सेफ्टी स्पीड लिमिट डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड द थर्ड थिंग इज दैट रूट ऑफ जी। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे अगर हम सपोज कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो ये जो v इक्वल प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r जो है वो तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी है। एक्चुअली इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, ये कंसिडर कर लो ठीक से, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r, v प्रोपोर्शनल टू रूट r अपने जगह पे है, ये v इक्वल प्रोपोर्शनल टू रूट g, और v प्रोपोर्शनल टू रूट g यहाँ पे भी अपनी जगह पे है। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या हो गया, रूट ऑफ म्यू के बदले यहाँ पे रूट ऑफ tan थीटा अपना रोल प्ले कर गया, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो तो हमने ऑलरेडी देखा था कि इट इज नॉट रिलायबल। वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट अ रिलायबल फैक्टर, इट इज नॉट लाइक समथिंग लाइक वी कैन जस्ट डिपेंड अपॉन, or something like we can just trust upon, but this tan theta is surely going to be a reliable one। Why? Because थीटा का वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि बारिश आएगा तो थीटा ही चेंज हो जाएगा, या ऑयल गिरेगा तो थीटा ही चेंज हो जाएगा, थीटा कभी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मींस मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जो थीटा का जो वैल्यू है वो मोस्टली कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज होता नहीं है। और इसी वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो tan थीटा वाला जो फैक्टर है वो एक्चुअली ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा भरोसे करने लायक है ये म्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। म्यू के कंपैरिजन में tan थीटा ज्यादा बेटर है, तो इसीलिए यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग इज ऑलवेज प्रिफर्ड, ठीक है, इन केस वेयर सेफ्टी इज कंसर्न। तो जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न होता है, जैसे रेसिंग ट्रैक्स हो गया या हाईवे पे जो टर्न्स होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा रोड जो है वो इस तरह से बैंक किया जाता है, ताकि तो वहाँ पे जो व्हीकल जो है वो हाई स्पीड पे जाने के बावजूद भी ओवरटर्न ना हो या जस्ट स्किड ना हो। तो ये उसका रीजन है। दिस इज ऑल अबाउट द angle of banking, and this is actually the formula for angle of banking। But again, remember that this is not the only case where the formula for angle of banking can be used। Okay, see here, you can just use the formula for angle of banking in case when suppose there is a curved road and suppose there is a bicycle rider। Okay, suppose एक bicycle rider जो है वो अगर इस तरह से इस रोड के ऊपर अगर जा रहा है, तो तभी भी यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं in order to find out the angle at which the bicycle and bicycle rider should bend। So let us see here, now we'll just try to analyze this situation in detail। तो अभी अगर सपोज यहाँ पे कंसिडर करो एक सिचुएशन जिसमें एक व्हीकल है, सॉरी एक बाइसिकल है, और वो बाइसिकल और बाइसिकल राइडर इस तरह से टर्न करता है। तो टर्न करने के लिए वो इस तरह से किसी न किसी एंगल पे लीन होता है, अंदर की तरफ झुकता है। तो उसका रीजन यही होता है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स डिराइव करना होता है, उसके नॉर्मल रिएक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स डिराइव करना होता है। अभी देखो यहाँ पे ये जो बाइसिकल और बाइसिकल राइडर है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द नॉर्मल रिएक्शन, okay, of the bicycle rider। And if we see the gravitational force or the weight of the vehicle here or weight of the bicycle rider, it will be acting in the downward direction as usual here। okay, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फिर से दो कंपोनेंट्स में बढ़ जाता है। एक कंपोनेंट उसका जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है,
जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट वी कैन जस्ट से हियर, which is denoted by n cos theta, and at the same time there is a horizontal component also, which is actually going to be n sin theta here. Okay, ये horizontal component यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि n sin theta है यहाँ पे. Yes, and here we can just see this is going to be actually n cos theta, because this angle is going to be theta in this case now, and this is actually going to be n into sin theta, correct है? And weight of the vehicle is weight of the bicycle and bicycle rider is going to be in the downward direction as usual. So here we can just see clearly that the n cos theta here is going to be same as mg, and at the same time n sin theta is actually going to be equal to mv square upon r as it is. So if we just take the ratio of these two equations, then once again we can just get that sin theta upon cos theta is going to be equal to v square upon rg, which gives v is equal to root of rg tan theta as it is. Okay, so this is the another situation in which the same formula can be used actually. Okay, तो यही formula हम use कर सकते हैं यहाँ पे भी, no doubt. Yes, and the third situation in which the same formula can be used is simply, suppose there is a train and this is suppose a compartment of the train. Okay, एक train का compartment है ये, और इस compartment के अंदर अगर मान लो एक pendulum लटक रहा है उसके छत से. Okay, this is the pendulum which is just suspended from the roof of the train here. तो ये suppose एक धागा है और इस धागा को एक pendulum बंधा हुआ है, ठीक है? Yes, suppose this is the pendulum. Okay, now we'll see. Suppose the train takes a turn in the rightward direction. अगर ये train जो है वो इस तरह से राइट डायरेक्शन में अगर टर्न लेता है, या चलो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर ट्रेन टर्न ले रहा है इस तरह से, ये ट्रैक्स है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये फिर से एक बार इस पेंडुलम के ऊपर अलग अलग फोर्सेस एक्ट होंगे, जिसके कारण ये जो पेंडुलम है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में बेंड होगा. देखो इस तरह से ये पेंडुलम जो है वो इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा टिल्ट होके इस तरह से ऐसा करके रुकेगा, ठीक है. हम ये देख सकते हैं आराम से why this pendulum just remains stationary in this position here by making an angle theta in this case with the vertical. So if we just analyze the forces acting on this pendulum here, so once again we can just say that the weight of this pendulum will be acting in the downward direction as usual, which is actually going to be mg here, no doubt, and the tension in the string here will actually be going to be along the string. तो इस स्ट्रिंग के अंदर का जो टेंशन है यहाँ पे वो यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. देखो इस स्ट्रिंग के अलोंग ये काम कर रहा है. दिस इज गोइंग टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच कैन बी डिनोटेड बाय टी इन दिस केस हियर. ओके, तो ये टेंशन हो गया. और तीसरा फोर्स जो है वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही ऑलरेडी, जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है कि नहीं. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसको हम FC से डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज सपोज FC. तो अभी फिर से एक बार हम यहाँ पे इस टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, जिसमें से एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल, जिसको हम लिखेंगे T cos थीटा. अभी ऑब्वियसली ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से ये एंगल भी ऑब्वियसली थीटा बन जाएगा, करेक्ट है. और इसकी वजह से दूसरा एक कंपोनेंट जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, जो कि जिसको हम T sin थीटा बोल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर हम नाम डालेंगे इन दोनों का, so the vertical component, this component here will actually be T cos theta. Don't get confused. This T is actually the component which is here. ये वाला जो है वो actually T है, ठीक है नहीं. बाकी ये जो है vertical वाला component वो actually T cos theta है. और दूसरा जो component है horizontal वाला, ये वाला जो component हमको दिख रहा है कि नहीं, ये actually T sin theta component है, right? तो अभी अगर फिर से हम अगर इक्विलिब्रियम अगर कंसिडर करते हैं तो ये T sin थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्चुअली FC के बराबर बन रहा है, और दूसरी तरफ T cos थीटा जो है वो फिर से एक बार mg के बराबर मिल रहा है. और अगर हमने रेशियो लिया तो tan थीटा एक्चुअली बन जाएगा FC अपॉन mg, वेयर FC कैन एक्चुअली बी रिटर्न बाय, FC के लिए हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं दो फॉर्मूले हैं, एक तो mv स्क्वायर अपॉन r भी है और इसके लिए mr ओमेगा स्क्वायर भी है.
अगर हम सपोज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, लीनियर वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं, तो जरूर हमको mv² r यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो mr ओमेगा स्क्वायर विल बी बेटर ऑप्शन इन दिस केस हियर। So this tan theta will actually be again be equal to mv² r divided by mg once again. So that is gets cancelled and we'll be simply left with tan theta is equal to v²/rg, which again gives the same formula, that is v is equal to root of rg tan theta. Correct hai? So this is once again another situation in which the same formula can be used in this situation here. तो ये सिचुएशन में भी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये इस टाइप के जो सिचुएशंस है वो कॉमन है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से। ओके, yes, so in this lecture we already seen the concept of angle of banking, and also we have found out the safety speed limit for a vehicle which is traveling along the banked curved road, and also we have seen some similar situations in which the same formula can be used in those situations directly without doing any all these calculations. So ये जो है तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा। ओके, सो चलो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।